चावल की फसल टोटल ख़त्म हो गई और इसकी दोबारा उगने का कोई चांस नहीं है? जहाँ जहाँ डैमेज हो गई है ये उस लेवल पे आपको फसल नहीं देगी। 60% के करीब राइस डैमेज हो गया। अच्छा। और ये 90% के करीब इसकी इन्फ्लेशन हो गई। फॉर एग्जांपल 300 साढ़े 300 रुपए किलो अगर ये एक चीज़ मिल रही थी, ये अब 600-700 पे जाएगी। इवन हम ये भी नहीं रिकमेंड करते कि इसको आप एनिमल्स को दें या किसी और जगह पे फेंक। ये चावल जानवरों के भी खाने के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। जो रोटी अभी ये मतलब नारे लग रहे होते हैं कि रोटी 25 रुपए की हो गई या 50 की हो गई, अब रोटी मुझे नहीं पता कि 100 रुपए की मिलेगी या 100 रुपए की 2 मिलेंगी। खौफनाक सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देहाती एरियाज़ में देखते हैं और सैलाबी एरियाज़ में देखते हैं जहाँ पर फसलें हैं और फसलें अब हैं नहीं, फसलें थी सारी तबाह हो चुकी हैं। चावल की फसल मुकम्मल तबाह हो चुकी है। इवन कि गन्ना जो है इसको मजबूत एक फसल समझा जाता है, लेकिन गन्ना जो है वो भी ज़मीन के ऊपर गिर गया है। सब्ज़ियाँ जो भी फसलें वहाँ पर हैं इस वक्त ख़ात्मा है हर चीज़ का, और एक खुराक के बहरान का ख़दशा है। इस पर हम गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा कि ये बहरान कोई सर उठाने का ख़दशा है जिस तरह तबाही की सूरत हाल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर साहब, ये बहुत बड़ा बहरान जो है वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। एक अदाद शुमार के मुताबिक 60% के करीब राइस डैमेज हो गया। अच्छा। और ये 90% के करीब इसकी इन्फ्लेशन हो गई। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल 300 साढ़े 300 रुपए किलो अगर ये एक चीज़ मिल रही थी, ये अब 600-700 पे जाएगी। अच्छा, 600-700 रुपए किलो तक जा सकता है? जी, जा सकता है। अच्छा। इसलिए जा सकता है कि इसमें सब्सिडी तो गवर्नमेंट हर घर को देने को रही। मैं यहाँ सवाल करूँगा कि चावल की फसल चूँकि पानी से ही तैयार होती है और चाहे पानी ऊपर से गुजरा, बहुत ज़्यादा गुजरा, लेकिन चावल की फसल में कहीं ना कहीं ये होती है चीज़ कि दोबारा से उग सकती है। क्या उम्मीद है कोई किसानों को कि फसल कहीं ना कहीं दोबारा उग पाएगी? देखें, एक होता है इरिगेशन। अच्छा। कि हमने उसको इरिगेट किया, टाइम फ्रेम होता है हमारा कि 1 महीने में इतनी हमने इरिगेशन करनी है, ये वाटरिंग, ये हमने इरिगेशन करनी है। ये अनप्लैंड है। और सैलाब अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाता, ये पैथोजेनिसिटी लाता है, ये साथ साथ इसके जरासीम लाता है, फिर इसके साथ अनटूवर्ड्स मटेरियल होता है जो ज़मीन के ऊपर लेप कर देता है। सही है। हमने मैरा ज़मीन रखी हुई थी, मट्टी आ गई, मट्टी जम गई ऊपर, अब पौधा स्ट्रेस में चला गया। सही है। हमने पौधे की जड़ों के लिए नीचे डेप्थ रखी हुई है 6 इंच रखी हुई है या 1 फुट रखी हुई है, अब मट्टी डाल गई 1 फुट ऊपर, स्ट्रेस आ गया उसके ऊपर, और पानी रहा उसके 7-8 दिन उसके साथ, और एक फ्लो के साथ कई फसलें लेट गई। अभी तो उसका सिट्टा बनने में मतलब तैयारी हो रही थी। अब जो फसल लेट गई है उसमें सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जब वो लेट गई है तो उसकी फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया। अच्छा। जो सूरज के साथ रोशनी के साथ पत्तों ने लेके उसकी खुराक बनानी है, लिहाजा उसकी ग्रोथ जो है वो आप समझ लें कि इट इज़ मेल न्यूट्रिशन। पहले तो फसल मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, उसके बाद जब पूरी हमारी यील्ड नहीं आएगी तो हमारी खुराक सही नहीं आएगी, तो फिर इंसान मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हमारे सारे लाइफ स्टॉक मेल न्यूट्रिशन होगा। अच्छा, किसान को कोई उम्मीद है उस फसल के कहीं ना कहीं कुछ कम अज़ कम उसके जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकते हैं, या बिल्कुल टोटल खत्म हो चुके हैं? किसान उसके अखराजात पूरे नहीं कर सकता, बल्कि ये गवर्नमेंट को मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इनको बड़ा सीरियसली लें, क्योंकि वो पहले डिमोरलाइज थे गंदम में, उनको सही रेट नहीं मिला। और यहाँ हमने मुख्तलिफ चैनल्स पे और मीडिया में और नेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पे हमारे रिसर्च सेंटर्स में भी और पॉलिसी मेकिंग में भी ये सारी डिबेट्स चल रही हैं। आपका कहने का मतलब है कि चावल की फसल टोटल खत्म हो गई और इसकी दोबारा उगने का कोई चांस नहीं है? ये जो डैमेज हो गई है ये उस लेवल पे आपको फसल नहीं देगी। और दोबारा से चावल की फसल लग सकती है? नहीं, अब टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है। अच्छा, अब इसलिए कि ज़मीन जो डैमेज हुई है, ये आप ना समझें कि वो जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ हो गई है। अच्छा। नहीं, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अभी ये 2 महीने उस ज़मीन को आपने रीजनरेट करना है। अच्छा। अभी तो पानी सूखेगा, उतरेगा, फिर वो जो मड देखेंगे लेवल क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी बीमारियां आई हैं, किस मटेरियल से हमारे ऊपर लेप हो गया ज़मीन का, क्योंकि ज़मीन को हम एक उसको कहते हैं ज़मीन की तैयारी।
सही है। जब हम किसी फसल को लगाते हैं, हर फसल की एक स्पेसिफिक तैयारी होती है कि उसको हमने रोइंग किस तरह करनी है, उसके हमने तो 2 महीने उसको तैयारी में लग सकते हैं, रीजनरेट करें उसको दोबारा, उसके एनालिसिस करवाएं अपनी सॉइल के। तो 2 महीने के बाद फिर चावल का तो टाइम खत्म हो गया, उसके उसमें बाद तो फिर आपको हमारे पास गंदम किसान आएगी। के पास गंदम ही है, हाँ, उसके अलावा कोई आप और वहाँ कोई पे ऑप्शन फसल- नहीं है। फोडर है तो मकई है, अच्छा। मेज़ है, हम वो लगा लेंगे, फोडर के भी काम आएगा, मेज़ भी कुछ बच जाएगी। सही है। अब सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है आलू का। पोटैटो को एक्सपोर्ट भी आप करते हैं, वो उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी बड़ी फसलें जो हैं, सब्जियां हैं, जैसे अभी हमारा एक कल्चर है जी। कि हम साग, बाथू, पालक, ये हमारा सीजन आने वाला है, जी जी। तो ये लोगों ने लगाया हुआ था, टोटली फिनिश्ड। अच्छा, टोटली ये खत्म हो गया। मैं अभी ना चावल से आगे आपको नहीं जाने नहीं, देना, वो क्योंकि चावल एक बड़ी ये फसल स्टेपल है। फूड है जी। तो चावल जब मुकम्मल उसकी फसल ख़त्म होगी एक बड़े एरिया से, तो उसके बाद मार्केट में चावल के वाले से किस लेवल पे बुरान आ सकता है? अभी आपने जिक्र किया कि 600 रुपए किलो तक इसकी कीमत जा सकती है अगर हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ बैठ के बात ना की। अच्छा, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं ये कोई इतने पावरफुल हैं कि ये बात करेंगे तो फिर ही वो बाहर निकालेंगे? ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ये लोग मतलब सिर्फ दुकानदार नहीं हैं। आप समझें कि अगर हमारा जितना भी आड़ती माफिया है, जो कुछ भी है, माफिया कहते हैं लोग इसको, लेकिन जो आड़त का जितना कारोबार है, हाँ। इस कारोबार में कोई वो लोग कोई इतने मतलब बिजनेसमैन वैल्यूज़ या वो वाली चीज़ें नहीं हैं। उनको इतनी समझ बुझ नहीं है कि यहाँ हमें ज़ख़ीरा करना है, यहाँ या नहीं करना। वो एक रूटीन चल रही है। जी जी। अब इस चीज़ का बजाय इसके कि वो हेल्पिंग हैंड बने, सब्सिडाइज करें, बीज उनको ला के दें अगली फसल के लिए, या इस चावल को जो मतलब जो डैमेज हो गया है, ये फसल, अब आपको एक चीज़ और मॉनिटर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जितनी ये फसल है जी, ये जब होगी इसका एनालिसिस करवाए कि ये इंसानों के खाने के काबिल भी रही है कि नहीं। अच्छा, अब भी फसल अगर कुछ ना कुछ बचेगी, कुछ दाना निकलेगा, यस, तो वो भी चेक करना पड़ेगा, ये कहीं खतरनाक तो नहीं है इंसानों के लिए? ये भी सूरत हाल है। ये भी सूरत हाल अच्छा। है, क्योंकि ये मल्टीपल जगहों से पानी आया है, और देखें ड्रेन्स जो हैं वो उबल पड़े हैं। हाँ। और ड्रेन्स के अंदर जो है वो सारा लेफ्ट ओवर होता है, सारा इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो अनट्रीटेड। हमारी तो इंडस्ट्री में भी चीज़ें जो है ना वो अनट्रीटेड निकलती हैं बाहर सारी जो हैं, और वो वेस्ट इसमें मिल के आया होगा। सही है। और इसमें जितने पेस्टिसाइड्स हैं या इसके हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो सारी आई होंगी, उससे पौधे भी तो डैमेज हुए होंगे। तो वो चावल भी खतरनाक हो गया। यस, उसके ट्रेसेस आएंगे इसमें। अब इसको हम देखेंगे कि ये हमारी जो फसल आई है, ये जो हमारा चावल आया है, अब ये एक्रीडेशन होती है कि एक्सपोर्ट की एक्रीडेशन होती है जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये फसल हमारी एक्सपोर्ट के काबिल भी रहेगी, क्योंकि पहली तो बात है कि हमारे खाने के भी काबिल है, यानी एक्सपोर्ट तो बाद की बात है। लेकिन ये मैं आपको वो बारीक लाइन देने जा रहा हूँ, कोई उसका ऐसे नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, और वो टोटा चावल या मोटा चावल समझ के या जैसे भी करके ये मार्केट में दे देंगे। इनको पकड़ें। अच्छा, इनको पकड़। फूड अथॉरिटी जो है, अब वो जो चावल आएगा जब मार्केट में आएगा या जो कुछ भी आएगा उसके पीछे जाए, उसको उसको उसका मुहासबा करे। अच्छा। और देखें कि वो चावल को जाके ऐसे करवाएं, उसका देखें ट्रेसेस कौन से हैं, नॉर्मल हैं या वाकई ये चावल इस खाने के काबिल है या नहीं है। इवन हम ये भी नहीं रिकमेंड करते कि इसको आप एनिमल्स को दें या किसी और जगह पे फेंकें। ये चावल जानवरों के भी खाने के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये बात है कि दूसरी, शाह साहब ये बताएं कि अभी चूंकि चावल की फसल डैमेज हुई है और उसकी सूरत हाल आपने बताई कि ये होगा, अब चावल की फसल डैमेज हुई है, गंदम तो भी आगे है, तो एकदम गंदम का बुरान क्यों सर उठाने लगे? गंदम जी देखें 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये से तक इन्होंने खरीदी है गवर्नमेंट ने, जैसे भी है, और अभी आज मार्केट में आवाज़ 3500 रुपये की है। तो अगली फसल तो शाह साहब देखें बाद में आनी है, बाद में अभी आने टाइम है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास पड़ी है स्टॉक्स में, चावल को बहाना बना के ये गंदम का, गंदम आज 3500 रुपये मतलब आज उसका रेट निकला है। 1000 रुपया एक हफ्ते में बढ़ गया है, जो कि चीखें मार रहे थे किसान बेचारे के, पिछले हमने बनाई, हमें 3000 रुपये दे दो। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने रोला डाला, लेकिन बाद किसी ये ने 35 रुपये वहाँ स्टॉक से निकलेगी, और ये 4-4.5 रुपये आपको मिलेगी। जो रोटी अभी ये मतलब नारे लग रहे होते हैं कि रोटी 25 रुपये की हो गई या 50 की हो गई, अब रोटी मुझे नहीं पता कि 100 रुपये की मिलेगी या 100 रुपये की 2 मिलेंगी। अच्छा, ये भी सूरत हाल हो सकती है। अब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि देखें गंदम का बुरान आएगा, गंदम के बुरान से ज़ाहिर आटा है तो आटे से रोटी है, दोनों तो ये तो लोगों को भूखा मारने वाली बात है। यस, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पल्सेस हमारी जो हमारी दालें हैं जी, वो डैमेज हो गई। दालें भी डैमेज हो गई, तो दालों का बुरान भी आ सकता है। सब्जी का बुरान। अच्छा, सब्जी के बुरान के साथ आप देख लें कि फिर आपका जो गन्ना है वो सारा लेट गया, वो लेट गया, क्योंकि वो लेट गया, तो आगे गन्ने की जो ज़ाहिर है अगली फसल तो आएगी सो आएगी। गन्ने का ये प्राइम टाइम था कि गन्ने कैसा, ये प्राइम टाइम था कि इसके साथ ये टाइम में मट्टी चढ़ाते हैं नीचे ताकि वो स्टेबल हो जाए, लेकिन वो टाइम
मतलब ये पानी उसके सारा ले गया। वो तो शाह साहब सूरत हाल ये है ना कि किसानों को अगर गाइड किया जाता कि इस लेवल पे सैलाब आना है और आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है, तो वो तो उन बेचारों को पता नहीं है। स्टार्ट में बता दिया ना कि क्यों इनकी एक जिसको कहते हैं ना इंटीग्रेटेड जी जी जो कैंपेन नहीं थी, ना ही को प्लान था, कैंपेन नहीं थी। अच्छा शाह साहब आगे आ जाते हैं कि चारा ख़त्म हो गया मुकम्मल, अब जो तूड़ी भूसा है उसके ऊपर गुजारा, जो बचा कुचा है कोई बह गया पानी में। जी जी। अब जानवर जो है वो तकरीबन जो है ना फाकों पे आ गया हुआ है, कहीं जानवर मर गए। अब जब जानवर खाएगा नहीं तो वो दूध कैसे देगा, जो गोश्त की प्रोडक्शन है वो कैसे, तो ये सूरत हाल क्या बनी? अल्लाह पाक ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ था कि हम दरख्त लगाए हुए थे हमने। बिल्कुल। आप भी, आपका तल्लक भी माशाल्लाह एक ज़मींदार घराने से है, तो आपने देखा होगा कि अभी 10, 15, 20 साल पहले हमारे जो खेत होते थे उनके इर्द गिर्द फ्रूट ट्रीज होते थे। बिल्कुल। शहतूत था, बिल्कुल, अमरूद थे और शीशम थी, बिल्कुल, और दूसरे दरख्त थे। उससे ये होता था कि जब इस तरह का बहरान आता था या हमारा फूडर कम हो जाता था तो हमारी ये जो गोट्स हैं ये दरख्तों पे चढ़ के इनके पत्ते खा लेती थी। सही है। हमारे पास एक अल्टरनेट रेमेडी हो जाती थी कि ये दरख्तों से हम उतार के पत्ते, क्योंकि जानवर जो है वो भूख से जब तिलमिलाएगा तो कोई ज़बरदस्त चारा उसको दरख्तों की सूरत से मिले तो वो हो जाता है। लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन करके अपने मुल्क की, और ये जो ऊपर हमारे हाई लैंड्स के ऊपर जो सैलाब आया, जो बड़े बड़े पत्थर आके तो नीचे दरियाओं में भर गए हैं, वो इसलिए आया कि वहाँ पे ऊपर ट्रीज़ जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन हो चुकी थी, वो पहाड़ नंगे हो गए थे, वो सारे नीचे आ गए। अब जो नीचे बचे हैं वो सैलाब नहीं रोक सके, सैलाब नहीं तो कम थे और जी। और हमारे जो फार्म लैंड्स हैं वहाँ पे भी किसानों की ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है कि वो अपनी बाउंड्रीज पे ये बड़े दरख्त लगाएं। किसान है या बाकी लोग जितने भी हैं, अब उनके लिए बेसिकली करना क्या है? क्या चावल के डब्बे ही तकसीम करने हैं या कुछ और? उनके लिए क्या ऐसा होना चाहिए जिससे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सके? हमें अपने फार्मर को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा। उसको बिल्कुल नहीं पता, वो इंसाइक्लोपीडिया है ज़रूर, लेकिन वो इंसाइक्लोपीडिया सिर्फ वो वाला है जो उसने पिछले अपने बाप दादा से सीखा है, जो नस्ल दर नस्ल उनको, जैसे मेरे वालिद साहब ने जो मैंने देखा वो मैंने सीख लिया। जी, सीख लिया। लेकिन अब एग्रीटेक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जैसे ये खेत में ऐसी फसल लगी हुई है तो वो गिर गई। अब चाइना में या दूसरे इलाकों में, सिंगापुर में अगर आप देखें तो एग्रीटेक में उन्होंने आपको अगर दिखाएंगे तो वो वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दी है। अच्छा। 3-3 मंजिला प्लाजे जितने बनाए हैं वो उतनी मंजिला उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग में लगा दी है, और उससे ज़मीन सैलाब नीचे वाला खा के बाकी जो ऊपर वर्टिकल लगी हुई है फसल वो तो आपकी बच गई, तो वो आपको कंपनसेट कर जाती है। दूसरा, हमेशा जब भी आप करें तो मल्टीपल क्रॉप्स लगाएं। सही है। जो भी आपने बड़ी क्रॉप लगाई उसके साथ छोटी क्रॉप भी लगा लें, ताकि वो आपको मतलब ये है कि कंपनसेट कर जाती है। ये तो शाह साहब देखें बड़े लेवल पे एक कैंपेन करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस किसान को होगी, तरीकाकार का पता होगा, तो फिर ये मेरा ख्याल है कोई 2-4 महीनों की बात नहीं, ये नहीं। हाँ। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। ये हम पॉलिसी मेकिंग में, आज हमने हमारी मीटिंग भी थी सुबह पॉलिसी मेकिंग की, तो उसमें हमने इस चीज़ को दिया है कि कारपोरेट इसमें लीड करे, और एकेडेमिया को हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया, और हम ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इकनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कारपोरेट के साथ जब वो जुड़ेंगे तो ये जितने लोग जो अनपढ़ बैठे हुए हैं मंडियों में, ये बैंकों में ना जाएं, वहाँ जाके उनको बताएं कि भाई ऐसे हमें अपनी इकोनॉमी को उठाना है। सही है। सबसे बड़ा सवाल इकोनॉमी पे आता है, जीडीपी पे आ जाता है। ये जीडीपी 1 to 2% नीचे जाएगी अब। सही है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सही है। अब इन्फ्लेशन हेज के लिए हमारे पास कोई रिजर्व्स नहीं है। उन रिजर्व्स में क्या होता है कि हमें कम से कम कोई चीज़ तो अपनी ऐसा स्टेपल फूड या जो भी है ड्राई करके रख सकते थे हम। टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मशीनरी इतनी नहीं है। हमें ये सारी ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, फार्मर को सिखाने चाहिए। छोटे छोटे हमें वहाँ पे मरकज़ बनाने चाहिए टीचिंग के। और देखें जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं, जैसे विहाड़ी है, कपास का इलाका है, गन्ने का इलाका है, नीचे हमारे साउदर्न पंजाब में आम है, सारा कुछ है। हर एरिया एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए मशहूर है। बिल्कुल। आप वहाँ के ट्रेनर्स, वहाँ के फार्मर्स को उन्हीं स्पेसिफिक क्रॉप्स और ज़मीन की तैयारी के लिए ट्रेनिंग दें, और उसी डिज़ास्टर को अप्रोच करने के लिए कैसे उसको पकड़ना है, वो एक कम्बिनेशन, एक पूरा कोर्स बनाएं, डिवाइस करें और उनको ट्रेनिंग दें, तो ये डिज़ास्टर कम। यकीनन बड़े अच्छे मशवरे दिए आपने, और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है और चंद लोगों का, ये हुकूमती लेवल पर इसकी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह से जो सैलाब आया और सैलाब से क्या क्या नुकसान हुआ, और नुकसान के बाद क्या बहरान जो है वो सर उठाने का खदशा है।
और ख़दशा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, हुकूमती लेवल पर क्या होना चाहिए, और आने वाले जो सालों में सैलाब बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा है, उससे अपनी फसलों को कैसे बचाना है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, मशवरे आपके सामने रखे। तो मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।